क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये मैंने करंट कैरिंग लूप बनाया है ना, मैंने मान ली इसकी कुछ डायरेक्शन ऐसी जा रही होगी, तुम वैसे ऊपर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान ही तो रहे हैं अपन। इसकी एक्सिस ये है ना, एक्सिस ये है, समझ गए, ये एक रिंग है, इसके बीच में एक्सिस जा रही है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। हाँ आगे पढ़ो। Which of the following statement is true? फर्स्ट बोल रहे हैं the acceleration of the charged particle will depend on the velocity with which it is projected. The acceleration of charged particle will depend on the magnitude of the current passing through the coil. The acceleration of the charged particle will depend on the radius of the coil. The charged particle will move with constant velocity. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा और बी आई एल साइन थीटा, है ना। अब इसमें अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस फिगर में, तो कैसे निकालूं? करंट की डायरेक्शन में। अब है ना, अब इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो। एक कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, तो ऐसे रखेंगे ना हम, समझ रहे हो, ये कॉइल है ना, ये ऐसे रखी हुई है और इस पे करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में हम हमारी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना। इसको अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में लिखूं तो क्यू को एज इट इज वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, है ना। हमने वी वेक्टर की तरफ या फिर आई वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं ना, बी आई एल वाला ले लो, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो एल वेक्टर की तरफ हमने फिंगर्स को कर्ल किया, करंट की डायरेक्शन में लेते हैं एल वेक्टर, तो एल वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, तो इस तरफ आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, इसी एक्सिस की ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो गया है, और साइन 0 मतलब 0, तो फोर्स भी कितना लगेगा? 0। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? कांस्टेंट। तो डी ऑप्शन सही है। व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम पॉइंट P टू Q, मैं बना रही हूँ इधर ये सोलेनॉइड जो डायग्राम बना रखा है, करंट की डायरेक्शन है ना, करंट इधर से घुसा और यहाँ पर आ गया। हाँ, ये जो है ना सोलेनॉइड की फर्स्ट वाली कॉइल, इसको हम थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं, है ना। इसमें देखो करंट ऐसे जाता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे। इस कॉइल को अगर हम इमेजिन करें तो करंट ऐसे अंदर जाके बाहर निकल रहा है, मतलब अंदर जाके ऐसे बाहर निकल रहा है ना। इस तरह से डायरेक्शन होगी करंट की। कैसे होगी? अरे देखो ना, इस वाली फर्स्ट कॉइल को इमेजिन करो ऐसे, है ना। ये करंट आया इधर से, ये यहाँ रख दी मैंने कॉइल, यूं गई यूं गई यूं, आया समझ में? ऐसे करंट आ रहा है ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ना, ऐसे। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या साउथ से नॉर्थ जाती है ना, साउथ से नॉर्थ जाती है अंदर, सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो ये साउथ होनी चाहिए, ये नॉर्थ होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने इस P पॉइंट के पास में रखा कंपस, तो कंपस की निडल कहाँ जानी चाहिए? साउथ है, तो कंपस का जो नॉर्थ है वो अपोज, मतलब सॉरी, नॉर्थ इस तरफ आना चाहिए, साउथ की तरफ आना चाहिए। कंपस के निडल का नॉर्थ और कंपस के निडल का साउथ अवे जाना चाहिए। इसी तरह से कंपस का ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, कि नॉर्थ तो आई साउथ की तरफ और साउथ रिपेल कर जाएगा जब मैं कंपस को P पॉइंट पे रखूंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, बाहर तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, बाहर तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी। फिर मैं इस कंपस को थोड़ा सा यहाँ पर लेके जाऊंगी तो कैसे होगी डायरेक्शन? ये इस डायरेक्शन में कर दी हमने, हाँ इस डायरेक्शन में कर दी, तो अब नॉर्थ इस तरफ आएगा और साउथ उस तरफ जाएगा, नॉर्थ इस तरफ साउथ इस तरफ। अब क्यों ऐसा हुआ? समझ में आया क्या हो रहा है? ये जो एरो है ना, इसको कंपस के निडल फॉलो कर रही है, कंपस की निडल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर थी तो कंपस की निडल इधर आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट है तो कंपस की निडल अपोजिट हो गई। ऐसे ही मैं इधर क्यू पॉइंट पे रखूंगी तो कंपस की निडल एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, नॉर्थ साउथ, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। वापस बताऊं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे थी, ऐसे, तो कंपास की निडल भी ऐसे ही ओरिएंट करी है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो कंपास की निडल अपोजिट ओरिएंट करी है। मतलब अगर हम P और Q पॉइंट को कंपेयर करें तो दोनों के लिए डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो गई क्या? तो ये ऑप्शन है तुम्हारा, कौन सा वाला है देखें। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, नेक्स्ट पेज में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल एंड P एंड Q विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, सेम डायरेक्शन में कहाँ है? बी ऑप्शन, हाँ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल एंड एट P एंड Q विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने समझा दिया कैसे। सी ऑप्शन में परपेंडिकुलर बोला, वो भी गलत हो गया। डी में 45 भी गलत। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, कर लोगे डेरिवेशन पैरेलल वायर वाला। बस इसमें ना लास्ट में बोला है डिफाइन 1 एम्पेयर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक जब भी तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन आए ना, जिसमें एक तो डेरिवेशन पूछिए पैरेलल वाली, F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I2 अपॉन पाई डी, यही तो था। हाँ, यही फॉर्मूला था ना, नहीं सुनना है क्या? सुन रहे दीदी, यही फॉर्मूला था। इससे मुझे 1 एम्पेयर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 एम्पेयर and 1 ampere of charge is flowing through both of the parallel conductors and the separation distance between them is 1 meter and the length of wire is 1 meter। ऐसे लिखना है। इसमें सब कुछ 1 पुट कर देंगे। रुको, इसका थोड़ा सा और है, वो मैं बता रही हूँ कैसे करना है। मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, अभी समझ में आएगा क्यों। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो F/L इज इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 मैंने आगे रख दिया, ये भी 1, ये भी 1 मान लिया अपन ने, ये भी 1 मान लिया। तो म्यू नॉट अपॉन 2 2 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, और ये तीनों अपन ऑलरेडी 1 मान चुके हैं। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7। ये बोलते हैं हम दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पेयर। इस L को भी हटा दो, ये भी 1 मान लिया। डेफिनेशन तो लिखवाओगे ना? हाँ, this is the force acting when 1 ampere of current flows. Same amount of current, if same amount of current is flowing two parallel conductors in 2 parallel conductors at a distance, kept at a distance of 1 meter from each other, 1 meter from each is acting between, and force acting between them is 2 into 10⁻⁻7 Newton meter. Then current flowing हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रही थी कि जो सैम्पल पेपर है उसमें गलत लिखा हुआ था। 1 कूलम है ना, उस पर मैंने माइनस लगाया है, तब आंसर सही आएगा, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है उसमें +1 लिखा हुआ है, तो आंसर गलत आएगा। If a point size object having charge -1 coulomb and mass 1 gram is projected with velocity of 2 I cap meter per second from a point 0, 2 centimeter, 0 in the region of magnetic field -0.1 K cap Tesla which spreads in the first quadrant। हाँ, इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन दे रखी है -0.1 K cap Tesla, K कैप टेस्ला, है ना। और इस चार्ज की वेलोसिटी भी तुमको दे रखी है, अब चुप हो जाओ, 2 I कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है। ए पूछा है व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल। इस पार्टिकल के पाथ का शेप क्या होगा बताओ। कि जब हम v वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है, और जब हम किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो वो हेलिकल पाथ ट्रैवल करता है। हाँ, इसका शेप बताना है हमें कि किस पाथ पे चलेगा, है ना। हाँ, सर्कुलर तो चलेगा,
पर इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये सेमी सर्कुलर चले बच्चा आ गया ऐसे, या तो ये सेमी सर्कुलर चल सकता है, या फिर ये क्वार्टर सर्कल चल सकता है। दो कंडीशन है ना। देखो ये सेमी सर्कल नहीं बन रहा है, या तो ये ऊपर चले या तो ये नीचे चले। ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसका या तो सर्कुलर पाथ होगा या तो हेलिकल पाथ होगा। और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल होता है ना चार्ज पार्टिकल का। क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर। तो अगर मुझे पता चल गया कि फोर्स कहाँ लगा है तो मुझे पता चल जाएगा कि जो सर्कुलर पार्ट ट्रैवल हो रहा है ना उस पर कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन हमें बता देगी कि सर्कल कहाँ बन रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मुझे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। पर ये तब सही होता जब यहाँ पर +1 लिखा हुआ होता है। नेगेटिव है तो इसका उल्टा कर दो, मतलब नीचे जाएगा फोर्स। ये बात समझ में आई? ये वापस बताऊं। ये हो गया फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने इस फिंगर को रखा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऊपर होती अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे फोर्स आ रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये वाला पाथ फॉलो होगा, ये वाला पाथ फॉलो नहीं होगा। एनसीईआरटी ने +1, एनसीईआरटी नहीं, सैंपल पेपर में +1 लिखा हुआ था तो उसके हिसाब से सेमी सर्कुलर पाथ होना चाहिए था, पर आंसर की में इन्होंने क्वार्टर सर्कल लिखा हुआ है। तो आंसर क्वार्टर सर्कल तब होगा जब -1 होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा क्वार्टर सर्कल। ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ना कि सेमी सर्कुलर, क्वार्टर सर्कल। एट वॉट पॉइंट इज इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा बताओ। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये तुमको दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट 0,2 सेंटीमीटर, 0, ये यही पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसमें देखो, वेलोसिटी ऑफ 2 i कैप मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट 0,2 सेंटीमीटर, 0। तो एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रेडियस इन्होंने y वाला डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर ही होगा। सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होगा, ये 2 तो ये 2, है ना। तो 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस पे क्रॉस करेगा। अब सी वाला, what will be the kinetic energy of particle when it will enter in the 4th quadrant। हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ। फॉर्मूला से हम कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम वर्क डन की फॉर्म में करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 11th में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो याद रखो। हाँ, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन हम कैसे आइडेंटिफाई करें? वर्क डन इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो, अरे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। F वेक्टर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। F वेक्टर इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये होता है FS cos थीटा, और cos 90 तो 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 यानी कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये आंसर है। वापस बताऊं, वर्क डन FS cos थीटा हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। वर्क डन 0 तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अब 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर lying along x-axis carries a current of 0.5 ampere along x-axis 0.5 I cap, x डायरेक्शन है ना तो I cap लगा दिया मैंने। और मैग्नेटिक फील्ड इतनी है इन द रीजन। हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। सब वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर में लेना है। करंट कितना दे रखा है? 0.5 I कैप लिखना जरूरी है। डायरेक्शन ने लिखी गलत, सब गलत। और L वेक्टर 1 सेंटीमीटर, 1 को हम, हाँ इसको मैं 10⁻⁻² लिख रही हूँ मीटर में, इनटू B वेक्टर की डायरेक्शन 0.4 मिली, मतलब 10⁻³ टेस्ला, और J कैप में है प्लस 0.6 मिली, मतलब 10⁻³ K कैप में है। ये K कैप J कैप अगर नहीं लिखा और डायरेक्ट प्लस कर दिया
तो ऑप्शन भी मैच नहीं होंगे, इतनी हालत खराब हो जाएगी, फिर डर जाओगे तुम क्या हो गया ये। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, इससे क्या करें पहले चलो इसी को अंदर मल्टीप्लाई करें। 0.5 आई कैप मैंने एज इट इज रखा है, 10 टू द पावर -2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और -2 -5 जे कैप प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 के कैप हो गया है ना। अब इसको इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू, अब बातें नहीं, 0.5 और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20, हाँ, और इंटू 10 टू द पावर -5 एज इट इज। आई और जे क्या होगा, 1 0 आई वैक्टर के कैप क्रॉस जे वैक्टर होता है के वैक्टर। देखो इसको ऐसे याद रखना है साइक्लिक मेथड से, आई वैक्टर जे वैक्टर के वैक्टर। अगर आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो के आएगा, जे और के का क्रॉस कराएंगे तो आई आएगा, और अगर ये बीच में कूद गए आई से के में करा रहे ना तो जे ही आएगा पर माइनस का आएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं आई और जे क्रॉस करके कैलकुलेशन करने में जमाने लग जाएंगे। के कैप, आई और जे कैप मिला के के कैप बन गया है ना। अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 तो 0.30 इंटू 10 टू द पावर -5, आई और के आ गया तो माइनस जे, इधर माइनस लगाएंगे और यहाँ जे कैप लगाएंगे। इधर से देखो, इधर से मैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कर रही हूँ है ना, पॉइंट को आगे शिफ्ट करके पावर बढ़ा दी हमने। इधर तो ध्यान है ही नहीं हमारा, फिर मेरे पास मत आना कि मार्क्स नहीं आए। के कैप प्लस इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया 3 इंटू 10 टू द पावर -6 जे कैप। ठीक है, इन दोनों से मैं 10 टू द पावर -6 कॉमन निकाल रही हूँ। एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू, एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 माइनस था ना, सॉरी माइनस 2 -3, 2 -3 नहीं, रुको, क्वेश्चन में ऐसे ही तो दे रखा है, इसको माइक्रो बना लेते हैं। 2 माइक्रो न्यूटन के कैप -3 माइक्रो न्यूटन जे कैप, यही दे रखा है शायद है ना। हाँ, -3 पहले लिख रखा है इन्होंने और +2 बाद में लिख रखा है, तो बी ऑप्शन आंसर। हाँ, assertion है द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इट। एकदम सही बात है, अभी अभी बताइए, तो assertion is true। Reason, the coil of a galvanometer is suspended in a uniform radial magnetic field। ये भी तो सही है, सर्कुलर मैग्नेट लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation। A proton moving with velocity v cap in a non-uniform magnetic field। ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी कुछ वेलोसिटी है v वेक्टर है ना, इसका पाथ दिखा रखा है कि ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ द पेपर में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द रीजन नियर पी क्यू आर, पी क्यू आर, तीनों में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। अब इसको ना ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पहले v वेक्टर ऐसे आया चार्ज, और फिर क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो इसने सर्कुलर पाथ लिया। ठीक है, तो इसकी मैं कुछ रेडियस बना देती हूँ, कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ इसने लिया होगा, है ना, ये बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ इसने लिया होगा। फिर यहाँ पर ये वापस से सीधा चलने लग गया, मतलब इस पॉइंट पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती ना तो ये इस पॉइंट पे भी सर्कल बना रहा होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा होता। बट जैसे ही इसने ये वाला पॉइंट क्रॉस किया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई और फिर यहाँ वापस से मैग्नेटिक फील्ड आई, तो इसने सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया। ये थोड़ा छोटा सर्कल बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ पर होगा और इस पॉइंट पे कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर की वजह से, हाँ ऊपर की तरफ कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही थी। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर है, तो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, यहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड है। और R पॉइंट पे हम देखें तो R पॉइंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर होगा कुछ F, हाँ आउटवर्ड होगा, कॉन्सेप्ट भी तो समझ लें। यहाँ वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही लेनी है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे जा रहा है, कैसे करें इसको, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे नीचे जा रहा है तो आउटवर्ड आ गया, समझ गए। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे नीचे, तो ये वाली फिंगर बाहर आ रही है ना, तो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे आ गई डायरेक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। आगे और कुछ भी पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इन पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, पी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। इसका सर्कल इसके कंपेरेटिवली ज्यादा रेडियस का होगा, तो रेडियस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनवर्स प्रपोर्शन में, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड, या फिर लिख देते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी लेसर देन R, ठीक है। एक तो हम ये चीज लिख सकते हैं, और साथ में Q पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल नहीं कर रहा, तो हम लिख देते हैं Q एट Q नो मैग्नेटिक फील्ड because its path is straight, because its, या फिर ऐसे लिख देते हैं because its path is not circular, हाँ। 6th वाला मैंने ना बता दिया है तुमको पहले, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉर्क वाला है ना, कि करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मॉडिफिकेशन के लिए क्या बताया मैंने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और साथ में एक आयरन कोर रखा हुआ है। अब बी वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है ये G 49.5 ओम, हैज अ रेंज ऑफ, मतलब कितना करंट गैल्वेनोमीटर में आ सकता है, 0.05 एम्पेयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एमीटर बनाना है, यानी कि कौन सा रेजिस्टेंस होगा, शंट रेजिस्टेंस होगा, नीडेड टू कन्वर्ट इट इन एमीटर। अरे क्या कर रहे हो, करंट 5 एम्पेयर जा रहा है इसमें, हाँ, तो हमें क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये मैंने बना दिया गैल्वेनोमीटर, इसके साथ पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो एमीटर बन जाता है। कुछ I करंट आ रहा होगा इसमें, फिर इसमें IG जाता था और इसमें I माइनस IG जाता था, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, Vg इक्वल्स टू VS। Vg को हम लिख सकते हैं IG इंटू कैपिटल G, और VS को हम लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू S। इस पूरे को नीचे भेज देती हूँ, IG कैपिटल G अपॉन I माइनस IG इज इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। S इज इक्वल्स टू IG कितना है 0.05 इंटू कैपिटल G है 49.5 अपॉन I 5A माइनस IG कितना पुट करेंगे 0.05। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर तुमने इस स्टेप पे गलत कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट इसको हम 0 मान लेंगे। तो 0.05 बच गया इंटू 49.5 बच गया और अपॉन में 5 बच गया। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से 0 0 जाएगा, यहाँ 0, 5 से 5 कट गया, 495 अपॉन 123 है ना, तो 0.495 एम्पेयर आ गया। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 49 को 5 लिख सकते हैं ना, 0.5, तो शंट रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम, ओम यूनिट आएगी यहाँ पर, ओम, ठीक है। अगर तुमने ये एक स्टेप नहीं किया आंसर गलत आएगा। अ लूप कैरिंग अ करंट I
एक लूप है ना, बड़ा बनाऊंगी मैं इस लूप को, मेरा डस्टर ये रहा, ये लूप मैंने बना दिया इतना बड़ा। Oh my God, अब तो सांस पाएंगे हम दीदी आराम से। हाँ, इस लूप में करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है इसी तरह से रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। द टेंडेंसी ऑफ दिस लूप विल बी, ऑप्शन ए मूव अलोंग एक्स एक्सिस, मूव अलोंग वाई एक्सिस, सी श्रिंक, डी एक्सपैंड। अब इसको समझने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ, इन पॉइंट्स पे मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूंगी। प्लस जेड मतलब आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेज है ना, और माइनस जेड होती तो इनटू द पेज, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ आउटवर्ड ही है मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ द पेज है, आउटवर्ड है, तो इसलिए मैंने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दी इस पूरे रीजन में, ठीक है। यहाँ भी होगी, मतलब हर जगह आउटवर्ड ही है, इतना ज़्यादा मैं कचरा नहीं कर रही। अब करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं देखूंगी तो करंट की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अब मैं लगा रही हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में मुझे ये फिंगर रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे ये, तो बाहर आ रही है ना, बाहर आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी कि फोर्स नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे होगी इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे देखूं, करंट ऊपर है, सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो देखो थंब इस तरफ आ रहा है, हाँ थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, हाँ करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो देखो मेरा थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लगेगा। अब इस पॉइंट पे हम देखें, देखो करंट ऐसे, इस पॉइंट पे देखते हैं, करंट ऐसे करके ऐसे आएगा आई, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर, तो देखो मेरी ये फिंगर इधर आ रही है, बेचारे फोर्स, समझ गए दीदी, समझ गए। इस पॉइंट पे देखो ये करंट यहाँ से इधर आया, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हाँ फोर्स ऊपर आ गया ना थंब, ठीक है, तो थंब आया ऊपर तो फोर्स आया ऊपर, इसका मतलब है, अच्छा मतलब कि फोर्स है ना अंदर लग रहा है हर एक पॉइंट पे, यानी कि ये श्रिंक होएगी, हाँ वेरी गुड, श्रिंक, ऑप्शन सी। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया अल्फा पार्टिकल को, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आई कैप में, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप एग्जिस्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का। आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सेस रिप्रेजेंटेड, चार्ज टू मास रेशियो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो दे रखा है 4.8 × 10⁷ कूलम पर केजी। अच्छा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मास को मैं नीचे ले आऊं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू Q/m V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन Q/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो ये दे रखा है 4.8 × 10⁷, और अंदर V वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है 3 × 10⁵ आई कैप, आई कैप में है, और B वेक्टर क्रॉस करना है B वेक्टर के साथ 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.8 × 10⁷ तो एज इट इज, 3 4 12 और पॉइंट लगा दिया एक × 10⁵, आई क्रॉस आई कितना होता है, 0, तो ये दोनों मिलके 0 हो गए, × 0 मतलब ये पूरा गायब कर दूं, पूरा 0 ही हो गया है। तो अब इसके साथ करेंगे 3 3 9 और पॉइंट है तो 0.9 × 10⁵, आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप, तो यहाँ लगा देंगे के कैप, और बस इसको अब सॉल्व करना है। मैथ्स वालों को कम दिक्कत आएगी इसमें।
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 7 कितना होगा, 12 13 43, 4 3 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 5 तो हो गया 12 के कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है एक्सेलरेशन का। State Biot-Savart's law for magnetic field due to a current carrying element. Use this law to obtain an expression for magnetic field at the center of a circular loop of radius a and carrying current I. Biot-Savart law का एक तो इसमें डेरिवेशन करना है ना, और सर्कुलर लूप के सेंटर में म्यू नॉट आई अपॉन 2 वाला 2r वाला था ना, इसका भी डेरिवेशन करना है। और हमें क्या करना है, डेरिवेशन तो मैंने करा रखे हैं, नहीं आता तो यूट्यूब पे देखें, पूरी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब वाले भी देखो। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमें ड्रॉ करना है ना, ध्यान से देख लो, मैं ये बना रही हूँ एक सर्कुलर लूप, इसमें मैंने ऐसे डायरेक्शन मान ली, तुम उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, कैसे बनाऊं, देखो अब हम इसको इमेजिन करेंगे, ठीक है, ऐसे बाहर से ऐसे निकल रही है, इसको इमेजिन करो ऐसे निकल रही है, हाँ ऊपर जाएगी, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई है ना, हाँ कर्ल हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगा, और अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बता देगी, है ना। दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है ना करंट, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बननी चाहिए, इस तरह से। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी तो होगी, यहाँ से बाहर निकलती हुई और यहाँ से अंदर जाती हुई, ठीक है। अरे छोड़ो, नहीं परेशान करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, आ रहा है ना समझ में। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मतलब इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। हाँ अब यहाँ पर भी हम ऐसा बना दें, देखो यहाँ पे भी ऐसा बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो यहाँ से बाहर निकल रही होगी, ऐसे अंदर जा रही होगी, यहाँ से बाहर निकल रही होगी, ऐसे अंदर जा रही होगी, ऐसी और भी लाइंस होगी इस तरह से, यहाँ से बाहर निकलती हुई, यहाँ से अंदर जाती हुई। ये तो हमने समझने के लिए लिखा था, ये बनाना है हमें पेपर में, है ना, ऐसे। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड कितनी है, 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, रेडियस दे रखी है हमें 10 टू द पावर -10 मीटर, फाइंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। मतलब हमें करंट निकालना है, तो बेसिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नहीं वो इसमें पुट करेंगे ना, ये भी पूछा था मेरे एग्जाम में। अच्छा, Q को हम क्या लिख सकते हैं, N/T, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो N तो 1 ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता ही है। यहाँ से मुझे T को रिप्लेस करना है। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है ना, स्पीड इन्होंने दे रखी है, डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। तो डिस्टेंस की जगह मैं रख रही हूँ 2πr अपॉन टी, तो टी आएगा 2πr अपॉन वी, तो मैं टी की जगह रख रही हूँ 2πr अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं I इज इक्वल्स टू E अपॉन 2πr, अपॉन में भी ऊपर चला गया, बस इसमें सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है। ये कितना हो गया, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वी हो गया 10 टू द पावर 7 अपॉन 2 इंटू 3.14 रख लो, 22/7 लिख लो, चॉइस। रेडियस हो गया 10 टू द पावर -10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट गया 0.8 इंटू 10 टू द पावर -7 8 9 12, प्लस में 10 जाएगा तो -2 बन जाएगा, अपॉन 314 इंटू 100, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2 एम्पेयर। इसको हम 25 मिली एम्पेयर लिख देंगे, 25 -2 आएगा, हाँ इसको 25 मिली एम्पेयर लिख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3 बनाएगा, -3 को मिली एम्पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो करंट हो गया 25 मिली एम्पेयर।
इसका अपन सेकंड पार्ट देख रहे हैं. A charged particle is moving in a circular path with velocity v vector in a uniform magnetic field b vector. It is made to pass through a sheet of lead and as consequence it loses on half of its kinetic energy without changing its direction. How will the radius of its path first the radius of its path, second its time period of revolution change. हाँ अच्छा, एक लेड की शीट है ना, इससे ये चार्ज पार्टिकल जाता है, कुछ भी चार्ज हो सकता है, क्यों मान लिया मैंने, ये चार्ज पार्टिकल इस लेड से जाता है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है ना वो इनिशियल की हाफ हो जाती है. ये क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है ना. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, ये हाफ mv². तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर रही हूँ. काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं लिख रही हूँ हाफ mv फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल को हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में ये 2b है. ठीक है, मास से मास कट गया, हाफ से ये हाफ कट गया, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v इनिशियल का स्क्वायर बाय 2. इसको मैं सिर्फ v लिख देती हूँ, इनिशियल की जगह सिर्फ v लिख रही हूँ का स्क्वायर. इसका स्क्वायर इधर जाके रूट बना देगा, तो v फाइनल इज इक्वल्स टू v बाय √2. ये वेलोसिटी आई है. इन्होंने पूछा रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा. इनिशियल रेडियस मैंने r मान ली, फाइनल रेडियस में r डैश मान रही हूँ, तो r डैश इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूब b होता है. ठीक है, r डैश. ठीक है, r डैश इज इक्वल्स टू मास एज इट इज, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो v अपॉन √2 लिख देंगे और क्यूब तो था ही. ठीक है, तो r डैश हो गया, मैं √2 को थोड़ा अलग लिख रही हूँ, 1 अपॉन √2 को अलग लिख रही हूँ, mv अपॉन क्यूब b. तो mv अपॉन क्यूब b को हम r लिख सकते हैं इनिशियल रेडियस. तो r डैश इज इक्वल्स टू r अपॉन √2. इतना चेंज आया है. ठीक है, सेकेंड को देखो इसका पार्ट कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा. टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन क्यूब b. इसमें तो सब वैल्यूज कांस्टेंट है, 2 पाई, मास भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, मतलब टाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम बोल देंगे कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ change in kinetic energy, so no effect on time period of revolution. ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 10 टू द पावर -1 मीटर लिख सकते हैं इसको, है ना, या 0.1 भी लिख सकते हैं. इट कैरीज अ करंट ऑफ, कितना करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पेयर. ठीक है, इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब आई कैप थोड़ी, वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप. ठीक है, ये भी जे कैप लिख सकते हैं. इसमें हम जे कैप लिखेंगे क्योंकि करंट की हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, हम एल वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं करंट की डायरेक्शन में. ठीक है, यही तो करते हैं, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो डायरेक्शन हम एल की लेंगे, ना कि करंट की डायरेक्शन लेंगे. ठीक है, आगे देखें. अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर 5 मिली टेस्ला जे कैप -8 मिली टेस्ला के कैप एग्जिस्ट इन द रीजन. हमें फोर्स निकालना है, तो सेम फॉर्मूला आई एल वेक्टर, अब ये वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखना है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. आई को मैंने लिख दिया 1, करंट 1 है, और एल वेक्टर को मैंने लिख दिया 10 टू द पावर -1 जे कैप क्रॉस बी वेक्टर 5 मिली है, तो इसको 10 टू द पावर -3 यूनिट अभी मैंने लिख रही जे कैप, -8 मिली है तो 10 टू द पावर -3 के कैप. ठीक है, एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करे 1 ही आएगा. अब इस जे कैप 10 - 1 जे कैप को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे कैप इंटू जे कैप 0 हो गया, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया. अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -1 को 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, -1 -3. ठीक है, और आई कैप इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.8 मिली न्यूटन भी लगा देती हूँ, मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं आई कैप.
ठीक है, नहीं सिर्फ माइनस का ही, जो इसमें माइनस आया है ना सिर्फ वही है, इससे माइनस कहाँ आता है, आई जे के, फिर वापस आई तो आता है, साइक्लिक ही तो रिपीट हो रहा है, साइक्लिक ही तो चलता है, तो प्लस का ही आएगा ना, माइनस सिर्फ इसी का आया है, माइनस आई के लिए उल्टा होएगा, के क्या, के क्रॉस जे में माइनस आई आएगा और जे क्रॉस के में प्लस आई आएगा, ऐसे होता है। अगर साइकिल को क्रॉस कर रहा है ना, साइकिल से उल्टा जा रहा है तो माइनस का आता है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, एमीटर की रेंज दे रखी है I एम्पेयर, ठीक है। इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1%, अच्छा एमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में शंट के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना, तो ये बोल रहे हैं इसकी रेंज है कुछ I एम्पेयर, मतलब I करंट इसमें जा रहा होगा। बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर ना इस करंट का सिर्फ 0.1% करंट लेता है, मतलब हम 0.1% ऑफ I निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि IG कितना है, गैल्वेनोमीटर कितना करंट ले रहा है। तो परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू I, तो पॉइंट हटा के एक जीरो लगा देंगे तो I अपॉन 1000 आ गया, ठीक। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, ये तो अपन ने पहले ही सॉल्व कर लिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज, एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब क्या निकालना है, एमीटर रेजिस्टेंस निकालना है, हाँ मतलब एक तरह से शंट रेजिस्टेंस पूछा है इन्होंने, क्योंकि एमीटर में रेजिस्टेंस तो शंट है, शंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो V इन दोनों का वोल्टेज इक्वल कर देते थे, VG इज इक्वल्स टू VS, VG मतलब IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S शंट। इस I माइनस IG को मैं इधर भेज देती हूँ, तो IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG इज इक्वल्स टू शंट। IG हम निकाल चुके हैं, I अपॉन 1000, G को एज इट इज अपॉन I माइनस IG, मतलब I अपॉन 1000, नहीं सॉरी I तो I था, I माइनस I अपॉन 1000, यही तो था IG, ठीक है। रुको, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम करेंगे अप्रॉक्सीमेशन, अभी समझा रही हूँ मैंने क्यों मिटाया इसको। देखो IG तो हम निकाल चुके हैं, I अपॉन 1000, ठीक है, G भी इन्होंने दे रखा है, अपॉन I माइनस IG, तो I माइनस IG ये पुट कर देंगे, I अपॉन 1000, ठीक है, इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस। इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते थे ना, नेग्लेक्ट करना ज़रूरी है वरना आंसर ही मैच नहीं होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि इसके कंपेरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो I एज इट इज़ I G अपॉन 1000, इसको डिवाइड करेंगे, I से नीचे I आ गया, इसको तो हम काट चुके, इक्वल्स टू S, इस I से ये I कट गया तो शंट इक्वल्स टू G अपॉन 1000 आंसर। यही मैच हो रहा है ऑप्शन सी से, नहीं ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, टू लॉन्ग, अगले पेज में होगा, टू लॉन्ग पैरेलल स्टेट वायर्स, दो पैरेलल स्टेट वायर्स हैं, एक का नाम दे दिया A, दूसरे का नाम दे दिया B, आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है 2.5 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। रिप्रेजेंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट रिप्रेजेंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वायर A ऑन अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर B, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस पे ये फर्स्ट वाली वायर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाए ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपन को पता है, तो F अपॉन L को भी उधर भेज देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ फोर्स निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 2 हो गया 4 पाई, और I1 I2 एज इट इज, D भी एज इट इज, इधर 2 होगा और ये L डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10 टू द पावर माइनस 7 लिख सकते हैं, और करंट की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है कि A वाली वायर पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, B वाली पे 2.5 एम्पियर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर माइनस 2, हाँ माइनस 1 आ जाएगा,
ये तो हमने इसकी तो पुट कर दी, d बच गया 2.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.5 से 2.5, इससे ये कट गया और 5 2 आ गया 10 इंटू इसको यूज़ कर लिया इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 रुको 10 माइक्रो न्यूटन लिख सकती हूँ मैं, है ना। ये आंसर फोर्स का।